उकसाए, हमें गाली गलौज नहीं करना, हमें नेगेटिव राजनीति नहीं करना। न ये आपकी आस्था का सम्मान ही कर सकते हैं, न ये आपको सुरक्षा ही दे सकते हैं, और न हमारे देश को ये वैश्विक स्तर पर सम्मान ही दिला सकते हैं। तो फिर हम इनको चुनें क्यों? લોકોના મુખેથી એક જ વાત નીકળે છે, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। मौजूदा चुनावों में एग्जिट पोल्स की पहली भविष्यवाणी सच हो गई है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी से एमसीडी 15 साल बाद छीन लिया है और हमने पहले ही टाइम्स नाउ ईटीजी के एग्जिट पोल में आपको बताया था कि एमसीडी में आपका आना तय समझे। तो राउंड 1 में अरविंद केजरीवाल की जीत के बाद आगे के राउंड्स किसके नाम होने वाले हैं, आज सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि एग्जिट पोल्स में गुजरात में बीजेपी अपने रिकॉर्ड तोड़ रही है और हिमाचल में कांटे की टक्कर के बावजूद अधिकतर एग्जिट पोल्स बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। कम से कम एग्जिट पोल के रुझान तो यही कह रहे हैं। अगर गुजरात में वाकई बीजेपी का प्रदर्शन वैसा ही रहा जैसा एग्जिट पोल्स बता रहे हैं, तो इसके मायने क्या होंगे? क्या गुजरात में मोदी की बीजेपी रिकॉर्ड बनाने वाली है और ये 2024 का ट्रेलर होगा? क्या अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस की जगह लेनी शुरू कर दी है? वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां आम आदमी पार्टी का फैक्टर कांग्रेस का नुकसान पहुंचाने वाला है? क्या राहुल गांधी भारत जोड़ रहे हैं और केजरीवाल कांग्रेस के कोटे के वोट अपनी झोली में बटोर रहे हैं? आज यही है सवाल पब्लिक का, और पब्लिक के ये सारे सवाल आज हम इनके जवाब लेंगे और आंकड़ों के साथ एनालिसिस हम करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ। कल के नतीजों को भी डिकोड करने के लिए हम आज तैयार हैं कि किस तरह गुजरात में एक सीक्रेट चाबी ढूंढी जा रही है। आज आम आदमी पार्टी की दिल्ली, कल गुजरात, हिमाचल, मैनपुरी किसका? यही है आज सवाल पब्लिक का। गुजरात का नतीजा बीजेपी के लिए बेहद अहम होने वाला है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का होम स्टेट है, ये इसलिए भी अहम है क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब के बाद एक और राज्य में कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी करती दिख रही है। हालांकि आज आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एमसीडी की जीत पर कहा है कि वो सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी को भी सत्ता से बेदखल करने वाली पार्टी बन गए हैं। एमसीडी में तो ऐसा कर दिखाया उन्होंने। अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी में जीत को सकारात्मक पॉलिटिक्स पर मिला वोट बताया। सुनिए अरविंद केजरीवाल का आज का बयान। कई सालों के नेता, पुरानी पार्टियों वाले सब कहते हैं केजरीवाल जी आप जो करते हो इससे वोट नहीं मिलते। वोट लेने के लिए, राजनीति करने के लिए थोड़ा सा गाली गलौज करनी पड़ती है, तू मैं करनी पड़ती है। मैं आज आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, हम गाली गलौज करने नहीं आए। हम शरीफों की पार्टी है, हमें कोई कितना भी उकसाए, हमें गाली गलौज नहीं करना, हमें नेगेटिव राजनीति नहीं करनी। आज दिल्ली के लोगों ने सारे देश को मैसेज दिया है कि स्कूल और अस्पताल से भी वोट मिलती है। अरविंद केजरीवाल संकेतों में ये कह रहे हैं कि चुनाव के बीच शराब घोटाले का जो आरोप लगा, सत्येंद्र जैन का तिहाड़ वाला जो वीडियो आया, उससे उनके कैंपेन पर असर नहीं पड़ा। लेकिन एमसीडी में केजरीवाल ने क्या एंटी बीजेपी जीत हासिल की है या फिर कांग्रेस की कमजोरी का फायदा उठाया है? एमसीडी में वोट परसेंट की एक एनालिसिस आज करके देखते हैं। 2022 में आपको मिले थे 42.05% वोट,
जबकि 2017 में उनके पास 26.23% वोट थे। बीजेपी को 2022 में 39.09 वोट मिले हैं, जबकि 36.08 थे पिछली बार 2017 में, और सीटें थी 181, यानी 77 सीटों का नुकसान हो गया बीजेपी को। हाँ, ये जरूर बताना चाहती हूं कि तीनों एमसीडी के एक होने के बाद कुल 270 से घटाकर 250 सीटें ही रह गई एमसीडी में। कांग्रेस को 2022 में 11.5% वोट मिला, जो 2017 में 21 से ऊपर था, यानी कि 10% का लॉस जो कांग्रेस का हुआ वो सीधे के सीधे अरविंद केजरीवाल की झोली में। तो कुछ बीजेपी का गेन हुआ 1% और कांग्रेस का 10%, और 10% अगर आप एक चुनाव में नीचे आ जाते हैं तो भाई साहब कांग्रेस पार्टी का काडर बचेगा कहां? 2022 में अन्य लोगों को भी 7% के करीब वोट मिला था, जबकि 2017 में ये 16% से 16.5% से ऊपर था। तो निर्दलियों का और कांग्रेस का वोट सारा का सारा समेट लिया अरविंद केजरीवाल ने और 1% बीजेपी ने। तो ये वोट किसका जा रहा है? यानी अब की बार कांग्रेस और निर्दलीय दोनों को नुकसान हुआ, आप और बीजेपी दोनों को फायदा हुआ, लेकिन विनर आम आदमी पार्टी बनी क्योंकि उसने ज्यादा फायदा उठाया। आपने एमसीडी के वोटों का हिसाब तो देख लिया, और इस हिसाब किताब के बाद गुजरात में केजरीवाल फैक्टर कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये देखने की बारी है। टाइम्स नाउ ईटीजी का एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 46.5% वोट मिल रहे हैं। 2017 में ये तकरीबन 49% था, यानी कि 2-3% का लॉस, और 2012 में ये तकरीबन 48% था। जबकि कांग्रेस हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक 23% वोट मिल रहे हैं, जो 38% थे इससे पहले और 41% 2017 में। तो किससे कितना वोट छिन रहा है? आम आदमी पार्टी इस बार अगर 24% वोट हासिल कर रही है और 2017 में सिर्फ उनका 1% से कम वोट था, तो कांग्रेस का सारा वोट अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कैसे बटोर रहे हैं? अन्य को एग्जिट पोल के मुताबिक 5.5% वोट मिल रहा है, जबकि ये 2% था 2017 में। यानी कि कांग्रेस का वोट बीजेपी को नहीं जा रहा, सीधा आम आदमी पार्टी को जा रहा है। और ये नए सवाल करता है ना सिर्फ राज्यों के लेवल पर 2024 में आने वाले चुनावों में क्या मुख्य पार्टी कांग्रेस अपने हथियार डाल चुकी है? आज पब्लिक का सवाल यही है, और पब्लिक आज पूछ रही है, क्या दिल्ली एमसीडी में केजरीवाल की जीत पूरे देश में कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बन चुकी है? सवाल नंबर 2, क्या गुजरात में रिकॉर्ड सीटों से जीत के बीजेपी के दावे में दम है? सवाल नंबर 3, क्या देश भर के वोटर हर जगह डबल इंजन वाले कॉन्सेप्ट को अपना रहे हैं, यानी कि राज्य में भी अरविंद केजरीवाल और एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल? और सवाल नंबर 4, गुजरात से दिल्ली तक किसकी कीमत पर केजरीवाल अपनी पार्टी खड़ी कर रहे हैं? यही है आज पब्लिक के सवाल। और आइए इन सवालों के जवाब लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनजिंदर सिंह सिरसा जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, लोकेश जिंदल जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आशुतोष जी वरिष्ठ पत्रकार, परमिंदर सेठर जी राजनीतिक विशेषज्ञ, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन मेरे साथ आज स्टूडियो में हमारे सेफोलॉजिस्ट भी हैं तड़ित प्रकाश जी। और तड़ित प्रकाश जी, ये जो सारा का सारा वोट निकल रहा है कांग्रेस की झोली से, राहुल गांधी की झोली से, और पड़ रहा है अरविंद केजरीवाल को, इसका आप कल के 2 चुनावों पर क्या असर देखते हैं और आने वाली राजनीति पर इसका क्या असर देखते हैं? देखिए, केजरीवाल जी ने जो पॉलिटिक्स की है, क्लास की पॉलिटिक्स की है। हर पार्टी जब चुनाव में जाती है, हमारे देश में जातियों पर चुनाव होता है, ये सब जानते हैं, लेकिन उन्होंने उसको एक नेक्स्ट फेज में ट्रांसफ़र किया है क्लास की पॉलिटिक्स पे। उसमें ख़ास तौर पर जो लोअर क्लास है,
लोअर मिडिल क्लास है उसके लिए वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दिल्ली में भी हमने देखा, पंजाब में भी हमने देखा, गुजरात में भी उन्होंने उसी लाइन लेंथ पे एंट्री की है, उसी ढंग का प्रोडक्ट लेके वहाँ गए और उनको पसंद भी किया जा रहा है। लेकिन चूंकि वहाँ पहला चुनाव है उनका और पहले चुनाव में अभी उनका जो पोलिंग बूथ तक मैनेजमेंट है या बाकी चीज़ें जो नीचे लेवल पे होनी चाहिए नहीं है। सोशल मीडिया से उन्होंने अच्छा कैंपेन किया है, वोट शेयर हम देख रहे हैं एग्जिट पोल्स में अच्छा आया है। अभी कई सारे इलाके हैं जहां खास तौर पे देखना पड़ेगा कि कितना अच्छा वो कर पा रहे हैं या फिर सिर्फ कांग्रेस को बर्बाद करने की पॉलिटिक्स उन्होंने अभी इस बार गुजरात में की है। तो मैं पूछना चाहती हूं मनजिंदर सिंह सिरसा जी से। मनजिंदर सिंह सिरसा जी, आज अरविंद केजरीवाल का बयान है कि वो कांग्रेस को तो हरा ही रहे हैं, कई स्टेट में उनका वोट परसेंटेज तो ले ही रहे हैं, लेकिन एमसीडी में पहली बार बीजेपी को परास्त किया है और इसका सीधा असर वो समझ रहे हैं आम आदमी पार्टी की पॉपुलैरिटी से है। क्या कुछ मुद्दे अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी ज्यादा उठा रही है या सिर्फ ये नतीजे इस बात का संदेशा दे रहे हैं कि कांग्रेस बस खत्म होती नजर आ रही? नविका जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपने जो आज शुरुआत की डिबेट की और एनालिसिस की है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको एक बात पहले समझनी होगी, हमारे पंजाबी में या आपके भी हमारे सबके घरों में एक कहावत पुरानी सुनाया जाती थी कि भगवान ने पूछा भैया तुझे क्या चाहिए, कह रहा पर तेरे को जो मिलेगा तेरे पड़ोसी को डबल मिलेगा। तो उसने कहा मेरी आँख फोड़ दो, मेरे पड़ोसी की दोनों आँखें निकल जाएं। अब इस वक्त कांग्रेस का ये हाल है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से अपने विरोध और ईर्खा के चलते इस हद तक पहुंच गई कि पहले 2013 में उस पार्टी को समर्थन दिया, आम आदमी पार्टी को, जिसने उनका जुलूस निकाल दिया था, चोर बेईमान सब कुछ उनको कहा, पर क्योंकि वो उनकी सिर्फ और सिर्फ लड़ाई मोदी जी से थी और उस ईर्खा में, उस द्वेष में, उस लड़ाई के चलते उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया। और इस बार भी उन्होंने यही काम किया। कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का एक आपस में पैक्ट हुआ। आपने देखा कि गुजरात में अचानक से एकदम से आम आदमी पार्टी गायब हो गई, हिमाचल से एकदम से आम आदमी पार्टी गायब हो गई और गुजरात से एकदम से कांग्रेस जो है चुप कर गई। दिल्ली से अचानक कांग्रेस एकदम गायब हो गई, कोई कांग्रेस का लीडर यहाँ पे कैंपेन करने नहीं आया। मकसद क्या था कि हमारी दोनों आंखें चले जाएं, बीजेपी की एक जानी चाहिए। बस ये लड़ाई कांग्रेस की सिर्फ इतनी सीमा रह गई है कि उन्होंने एक ही मुद्दा मिशन लेकर चले हैं कि हमें तो जी किसी भी तरीके से बीजेपी को हराना है और दोनों मिलकर हराएंगे, अब और तो कोई तरीका बचा नहीं है। अब नाविका जी, हमारा वोट बैंक, वोट शेयर 2% और बढ़ गया। हमने अपने आप को और बेहतर किया, अपनी पॉलिसी को, अपनी नीतियों को घर घर तक पहुंचाया, अपने अच्छे कामों को लोगों तक पहुंचाया। और इसके वाइस वर्सा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने क्या किया, दरवाजे के पीछे से हाथ मिलाया। एक ने हिमाचल छोड़ दिया और दूसरे ने कांग्रेस और गुजरात छोड़ दिया। तो ये इन्होंने आपस में मिलकर चुनाव लड़ा है। अब इनकी तो एक ही सोच है, हमारी एक आंख चले जाए, इनकी चाहे दोनों फूट जाएं। ये तो हमारी आंख के पीछे पड़े हुए हैं। अब अरविंद केजरीवाल जी की बात सुन लीजिए, वो कहते हैं हमने तो बीजेपी को हराया। अरे भैया, बीजेपी को नहीं हराया आपने, कांग्रेस को ही हराया है। कांग्रेस की वोट बैंक ही खत्म किया आपने। हमने तो अपनी 2% और वोट बैंक ली है। और अगर हमें आप हरा रहे होते तो हमारे तो हराते, अगर लोगों में हमारी पॉपुलैरिटी कम होता, हमारा वोट बैंक कम होता या हम नीचे आते। हाँ, हमने आपको जरूर हराया। कैसे हराया? आपको 62 सीटें आई थी 2020 के चुनाव में, एमएलए के चुनाव में। उन 62 सीटों के अनुपात में अगर देखा जाए तो फिर तो आपको 185 सीटें आनी चाहिए थी, लेकिन आप उनको नहीं ले पाए 62 के अनुपात में। और हमने तो यह साबित कर दिया कि एक करप्ट पार्टी है। सत्येंद्र जैन के इलाके से सत्येंद्र जैन के लोगों ने बीजेपी को जिता दिया। और जिसको कहते थे भारत रत्न मिलना चाहिए, एजुकेशन में क्रांति लाया है, उसके इलाके से उन्होंने अरविंद के मनीष सिसोदिया को हरा दिया। तो दोनों को ही वहां के लोगों ने हराकर एक बात स्पष्ट कर दी कि जो बीजेपी कह रही है आप मोस्ट करप्ट पार्टी हैं, आप हैं और आप बेईमान हैं। हाँ, कांग्रेस का वोट बैंक उधारा लेकर आप हमें चुनाव में तो जरूर हमारी सीटें कम करने में कामयाब हुए। लेकिन सिरसा साहब, आप 77 सीट, आपने 77 सीट अपनी खोई है और जो जीतता है वही सिकंदर होता है। और इस बार आम आदमी पार्टी की सीटें ज्यादा आई हैं। लेकिन परमिंदर सेठी जी, जहां भी कांग्रेस मरती चली जा रही है वहां आम आदमी पार्टी को जरूर फायदा हो रहा है।
सवाल आज ये उठा रहे हैं सिरसा जी कि आपको फायदा बीजेपी के दम पर नहीं, सिर्फ कांग्रेस और निर्दलियों के दम पर हो रहा है। इस पूरे आर्ग्यूमेंट पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हर प्लेटफॉर्म पे ये कहते थे, हमें नहीं हराया, कांग्रेस को हराया, हमें नहीं हराया, कांग्रेस को हराया। अरे आप एमसीडी में 15 साल से थे, आपको हराया चाहे एक सीट से हराया, जीत होती है, ये बड़ी बात है। दूसरी बात, इन्होंने बात करी सिसोदिया जी के इलाके की, ये तर्क ही बेकार है। अगर आदेश गुप्ता जी के इलाके से 4 सीटें हार जाते हैं तो वो आदेश गुप्ता जी जो बीजेपी के दिल्ली के अध्यक्ष हैं वो फेल है। हम जो हैं, जो आम आदमी पार्टी है, वो इश्यूज के ऊपर काम करने वाली पार्टी है, मुद्दों के ऊपर काम करने वाली पार्टी है, लोगों के जो मुद्दों के ऊपर काम करने वाली पार्टी है। और दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया और उन्होंने ये बता दिया है कि हम जो झूठी बातें हैं या सुकेश चंद्रशेखर है या दूसरी चीजें हैं या फैब्रिकेटेड वीडियोस है या एक बीमार आदमी की वीडियो वायरल करी जाती है, उस बात को उन्होंने नकार दिया है। वो कहते हैं हम डेवलपमेंट के ऊपर वोट देंगे, वो कहते हैं हम विकास के ऊपर वोट देंगे। जी जब पैसे इकट्ठे कर रहे थे तब तंदुरुस्त थे, वो कहते हैं हम और जैसे ही वो जेल में गए बीमार हो गए। सिरसा साहब, अब तो इस बात का कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि आज चुनाव के नतीजे आए हैं और उसमें आम आदमी पार्टी जीत कर आई है। अब जीत का मार्जिन ज्यादा होना चाहिए था, कम होना चाहिए था, ये फाइन प्रिंट की बात है। लेकिन मैं आज लोकेश जिंदल जी कांग्रेस पार्टी से हैं और मैं पूछना चाहती हूँ लोकेश जिंदल जी। नहीं, पर नाविका जी हारे हैं ना वो। नहीं, कौन हारा है? हारे तो आप हैं, 103 है आपकी सीटें, 134 है उनकी सीटें। कौन हारा है? कौन हारा है? मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया दोनों ही अपने इलाके से सारी सीटें। तो चलिए फिर लोकसभा सीटें तो सारी नहीं, फिर तो लोकसभा सीटें सिरसा साहब, लोकसभा सीटें 7 की 7 जीती थी बीजेपी ने। और ये जो 7 की 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी, उन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के इलाकों में भी फिर आप देखिए क्या क्या हुआ है। 25 सीटें न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, 5 सीटें जीती है बीजेपी, बाकी 20 आम आदमी पार्टी। नविका जी मुझे 20 सेकंड दीजिएगा, मैं आपको बताता हूं, फिर आप कहेंगे तो मैं आपकी बिल्कुल ये भी बात मान लूंगा। नविका जी, यहां पे आम आदमी पार्टी जीती है, हम कह रहे हैं आम आदमी पार्टी जीती है, मैं फिर कह रहा हूं आम आदमी पार्टी जीती है, लेकिन सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया हारे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि करप्शन की हार हुई है, इसमें आप डिनाई नहीं कर सकते। हमें 3% वोट, 2% वोट फालतू, चलिए ठीक है, इस चीज को आप डिनाई नहीं, चलिए ठीक है। लेकिन लोकेश जिंदल जी, मुद्दा आज ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी आज से ऑफिशियली एनजीओ बन गई है? क्योंकि आप चुनाव तो लड़ने कहीं जा नहीं रहे, आपने एब्डिकेट कर दिया है जो विपक्ष का जो पोजीशन है। जहां कटते हैं वोट वहां कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा है, जहां आप हैं ही नहीं मैदान में, वो सारा आपका लॉस आम आदमी पार्टी का गेन होता चला जा रहा है। और बात यह भी है कि पंजाब में जैसे हुआ, पहले राउंड में आम आदमी पार्टी ने एंट्री की वोट शेयर के साथ और शायद सीटें उनको पहले चुनाव में नहीं मिली, लेकिन इस साल में आम आदमी पार्टी ने जितनी सीटें कांग्रेस की थी वो सारी ले ली और उससे ज्यादा। और अब उन्होंने एंट्री कर दी है गुजरात में, जहां आप प्रिंसिपल ऑपोजिशन थे, 41% आपका वोट था। कोई एग्जिट पोल जो है आपको 23-24% से ऊपर नहीं दे रहा, यानी कि लगभग आधा हो गया आपका वोट, और ये सारा फायदा आम आदमी पार्टी का। आप हैं क्या? आधे का मतलब काडर चला जाता है, आप हैं कहां का भारत जोड़ रहे हैं जब केजरीवाल आपके वोट बटोर रहे हैं? नमस्कार नाविका जी, मैं आज चर्चा में दिल्ली पर केंद्र करूंगा। जो नतीजा आया है, आम आदमी पार्टी को बधाई, लेकिन इस दिल्ली के नतीजे ने दिल दुखा दिया। सच कहूं तो अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आता है, आज माना तेरी दीद के काबिल नहीं, मगर तू मेरा शौक देख, मेरा इंतज़ार देख। अब कांग्रेस को वापस
लोगों के पास जाना होगा, जिस दिल्ली को पूरे जतन के साथ शीला दीक्षित जी ने बनाया था, जिस दिल्ली को कांग्रेस ने संवारा था। 84 हमें फिर जाकर लोगों का दिल जीतना होगा, जो रूठ गए हैं उन्हें मनाना होगा, फिर से जो है रणनीति तैयार करनी होगी। फिर हमें पर राहुल जी तो कह रहे हैं वो तपस्या कर चुके हैं। और दूसरी बात, आपको अब तक पता ही नहीं था कि लोगों के बीच में जाना है। आप कहां चुनाव लड़ रहे थे, किसके साथ लड़ रहे थे? देखिए जी, तपस्या तो पूरा आजीवन चलेगी। ये एक तपश्चर्या है, भारत जोड़ो यात्रा है, जतन है भारत को फिर से एकजुट करने का। जिस तरह से भारत बट गया है आज धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे, इसके अलावा जो है हमें लोगों को एकजुट करना होगा। देखिए, राजनीति जो है आज बदल चुकी है। आज जो है राजनीति आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं, एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स हो चुकी है। आज हर युवा, हर वर्ग एक एस्पिरेशन के साथ जीना चाहता है, एक मुकाम को पाना चाहता है। कहीं ना कहीं हम जुड़ नहीं पा रहे हैं। अरे भाई साहब, आप तो बिल्कुल फिलॉसफी, एक राहुल गांधी हैं जो तपस्या कर रहे हैं, जगह जगह सड़कों पर चल रहे हैं, आप फिलॉसफी कर रहे हैं। अवधेश कुमार जी, बचाइए कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि इनके बस में खुद कुछ नहीं है बचाना पॉसिबल। लोकेश जी जो शेर पढ़ रहे थे, आपको नविका जी याद होगा, उस समय आप भी पार्लियामेंट में थे। ठीक यही शेर मनमोहन सिंह जी ने एक समय सुषमा स्वराज के लिए पढ़ा था, अगर आपके ध्यान में हो। और अखबार की टीवी की हेडलाइन बनी थी और उड़ा था। और उसके बाद फिर कांग्रेस का क्या हश्र हुआ हम जानते हैं। अगर उसी शेर को यह दोहरा रहे, आपने अपने सवाल में कहा कि क्या कांग्रेस एनजीओ हो गई है। देखिए, इस समय सबको पता है कि भारत जोड़ो यात्रा का एजेंडा कांग्रेस का नहीं था। जो इस देश में वो सो कॉल बड़े एनजीओ हैं, तथा कथित जनवादी संगठन है, पर्यावरणवादी संगठन है, मानवाधिकारवादी संगठन है, जो देश से लेकर विदेश तक टूल किट्स में काम करते हैं, उन सारे लोगों ने दिग्विजय सिंह से संपर्क किया था कि भाई होना चाहिए और तैयार किया है। तो आप जो कह रही हैं वो सच्चाई है, क्योंकि कांग्रेस का एजेंडा वो लोग निर्धारित कर रहा है। वो बता रहे हैं कि भाई आप तात्कालिक चुनाव में ध्यान ही मत दो, आप तो दूरगामी दृष्टि से भारत यात्रा करो, एक आधार भूमि बनाओ और 2024 में आप नरेंद्र मोदी को सीधे चुनौती दे दोगे। अब सवाल यह है कि जब दिल्ली के आपने खुद देखा है, यह बात सही है कि आम आदमी पार्टी जीती है नविका जी। हालांकि हम लोग जो चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी 70 से 80 ऊपर नहीं जाएगी, उससे बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया है, अपना वोट बचाए रखा है, आपके आंकड़ों में बढ़ाया भी है। आम आदमी पार्टी उसका वोट नहीं काट पाई है। एग्जैक्ट यही सिनेरियो यहां का है। लेकिन देखिए, इसके मायने, हर अंक गणित के कुछ मायने होते हैं। कांग्रेस की जो हालत है वो हम सबके अब सामने है कि ये इस चुनाव ने यह साबित कर दिया है, अगर ये मैसेज देश में चला गया कि अरविंद केजरीवाल जो मोदी विरोधी हैं, भाजपा विरोधी हैं, उनके अंदर ये मैसेज चला गया गंभीरता से कि अरविंद केजरीवाल मोदी को चुनौती दे सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, कांग्रेस नहीं दे सकती है, तो दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस का वोट खिसके। एक सेकेंड, कर्नाटक अगला चुनाव है जहां आम आदमी पार्टी अभी से प्रयास कर रही है। अगर कांग्रेस की यही दशा रही तो फिर कर्नाटक में भी यह स्थिति बदल सकती है। हाल नहीं, एक मिनट में पूरी बात करूं। लेकिन इस चुनाव के कुछ और भी मायने हैं। इसमें पहला मायने जो मेरे, दूसरा जो इसकी मीनिंग में आज जो समझ रहा हूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई वातावरण ऐसा दिल्ली में इस चुनाव परिणाम ने नहीं दिखाया है। कैंडिडेट्स के खिलाफ हो सकता है, कोई जन आक्रोश नहीं है। जो 3% वोट का अंतर हमको दोनों में दिखाई दे रहा है। आपको पता है कि 2024 में जब नरेंद्र मोदी का नाम आएगा तो ये 2024 में ये 3% टिकने वाला नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय राजनीति के दृष्टि से इसके मायने उस रूप में नहीं है जैसे आम आदमी पार्टी प्रस्तुत कर रही है। सवाल जो आपने उठाया है सही सवाल है, और आशुतोष जी इस पर जवाब दीजिए। एमसीडी अल्टीमेटली म्यूनिसिपैलिटी चुनाव है, राज्यों के चुनाव भी राज्यों के होते हैं। गुजरात फर्क है क्योंकि नरेंद्र मोदी वहां का चेहरा है, लेकिन राष्ट्रीय चुनाव अलग होते हैं। इन तीनों बातों पर अवधेश कुमार जी ने जो कहा, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहली बात तो सच्चाई है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का चुनाव जीता है। आप उसको बट परंतु कुछ भी लगा के सिरसाट जी कहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उन्होंने चुनाव जीता है, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने अपने परफॉर्मेंस को बेटर किया, इसमें भी कोई दो राय नहीं, और लगातार अपने वोट शेयर को कंसिस्टेंटली बढ़ा रहे हैं। 2015 में अगर उनके पास 32% था, 2017 में 36% होता है,
2020 में 38% होता है और 2022 में 39% वोट होता है। तो बीजेपी भी अपना वोट शेयर बढ़ा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक चीज जरूर सोचनी चाहिए कि जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है वो पिछले 25 सालों से सत्ता से दूर क्यों है। विधानसभा का चुनाव अगर आप देखें 1997 के बाद से भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का कोई चुनाव नहीं जीती है। 3 बार लगातार कांग्रेस पार्टी जीती है और उसके बाद 3 बार लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। तो वो क्यों है? क्या उनकी लीडरशिप पूरी तरीके से इनकॉम्पिटेंट है जो समझ नहीं पा रही है? यानी जो फिनोमिनन कहीं कमोवेश तौर पे जो गुजरात में दोहराया जा रहा है वही दिल्ली में भी दोहराया जा रहा है। अब जो भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी खूबी क्या है कि वो नरेंद्र मोदी की वजह से लोकसभा का चुनाव 2014 में भी 7 सीट जीतती है, 2019 में भी जीतती है। लेकिन यह सवाल तो बीजेपी को पूछना चाहिए ना कि वो पिछले 27 सालों या 25 सालों से क्यों असेंबली के चुनाव में दूर रही। तीसरी बात जो यहां पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को वाकई में अब कहते कहते शायद हम सब लोगों की जबान थक गई है कि आप चुनाव लड़ने के लिए आए हो या फिर आप मैदान छोड़ने के लिए आए हो। दिल्ली के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने 300 से ज्यादा सांसद उतार दिए, 11 से ज्यादा मंत्री उतार दिए, बड़े राजनाथ सिंह जैसे बड़े नेता उतर गए, जेपी नड्डा उतर गए, वहां पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन बड़ा नेता चुनाव प्रचार करने के लिए गया? गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी पिछले 1 साल से लगातार मेहनत कर रही है और मेहनत करके एक पार्टी जिसका कोई संगठन नहीं था, जिसका कोई नेता नहीं था, जिसका कोई बूथ मैनेजमेंट नहीं था, वो आज अगर दावा कर रही 20% के आसपास उसका वोट शेयर हो सकता है, तो कांग्रेस जिसको 77 सीटें मिली थी, जिसका 38% से लेकर 42% तक वोट शेयर आता है, वो कहां सोई पड़ी हुई है? तो अगर आप चुनाव ही नहीं लड़ोगे तो आप भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल। और हम गुजरात की इसी बात पर आ रहे हैं क्योंकि एक ट्रेलर है एमसीडी के चुनाव में, लेकिन गुजरात में कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आज दर्शकों को बताना चाहती हूं, जहां एक सीक्रेट चाबी नजर आ रही है और ये चाबी किसके हाथ में जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। 2017 में 14 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी सिर्फ 2% या उससे कम वोट शेयर से हारी थी। 14 सीटें 2017 में बीजेपी सिर्फ 2% से कम से हारी थी और ये 14 सीटें हैं धनेरा, दियोदर, मोडासा, मनसा, मोरबी, वांकानेर, जमजोधपुर, ये तमाम जो 14 सीटें हैं, यहां पर ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट अगर हुआ तो तड़ित प्रकाश की क्या हो सकता है? देखिए नाविका जी, गुजरात में बहुत साफ तस्वीर है कि कांग्रेस का अपना वोट शेयर था, आम आदमी पार्टी घुसी। आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले कांग्रेस के वोट शेयर पे अटैक किया है, अधिकतर जगह देखने को मिल रहा है, खास तौर पे सौराष्ट्र, कच्छ सौराष्ट्र की 54 सीटों पर और साउथ गुजरात और ये जो पूर्वी पट्टी है आदिवासी बेल्ट की उसमें। और ये सारा का सारा पिछले चुनाव में अगर आप देखें तो कांग्रेस का बेल्ट था। आदिवासी बेल्ट पहले से ट्रेडिशनल रूप से कांग्रेस का सपोर्ट बेस रहता है और पिछले चुनाव में सौराष्ट्र में जब अनामत आंदोलन जो ये पटेलों का चला या फिर और भी आंदोलन जब जुड़े तो उसका असर सौराष्ट्र में अच्छा खासा देखने को मिला था, जब 54 में से 30 सीटें कांग्रेस लेके गई थी। इन सारे एरिया में खास तौर पर अगर ये सीटों का जो अंतर बहुत कम था बीजेपी के लिए, बहुत कम मार्जिन से बीजेपी हारी थी, अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस का 10% वोट भी काट लेती है तो वो सीट बैठे बैठे बीजेपी को चली जाएगी, हमारा ऐसा मानना है। इसके अलावा भी बहुत सारे और भी फैक्टर हैं जिस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। बिल्कुल। तो लोकेश जिंदल जी, ये 2% वाली सीटें हैं, इनको आपने देख लिया और वहां 9.5 से 10% मुसलमान भी है और मुसलमान सीटें कम से कम 19 हैं जहां पर भी वोट बंट रहा है। कांग्रेस के पास जो वोट जाता था उपदासा, मांडवी, वडगाम, पालनपुर, इन सब जगहों पर, वहां से भी वोट कट रहा है। मैं पूछना चाह रही हूं, आज कांग्रेस का अस्तित्व है क्या? नाविका जी देखिए, जो कच्छ का एरिया है, अबदासा, मांडवी, भुज, यहाँ पर कांग्रेस मजबूत है। सौराष्ट्र में अमरेली का जो एरिया है, भावनगर, पोरबंदर और बेट द्वारका, राजकोट, यहाँ पर भी भले ही मीडिया में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर वोट कटिंग करेगी, बट ऐसा ग्रास रूट पर कहीं भी दिख नहीं रहा है। कांग्रेस मजबूत है, जो किसान है वो आज भी कांग्रेस के साथ खड़ा है। देखिए, आम आदमी पार्टी का एक अर्बन बायस है, वो एक किसान की जो ज़रूरतें हैं। मैं राजकोट मंडी की आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। आज राजकोट मंडी में चना
आज जिसका एमएसपी सरकार 5,500 रुपए के आसपास रखती है, आज भी 4,500 रुपए में चना जो है गोदामों में भरा पड़ा है, जिसकी उठाई नहीं हो रही। इस बात को लेके कांग्रेस ने बहुत बार ये मुद्दा उठाया है। कांग्रेस की जो किसान है उसको एमएसपी मिलना चाहिए। तो किसान जो है वो आज भी कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस अपना वोट शेयर बचा सकती है, क्योंकि एमसीडी में ऐसा नहीं हुआ है। क्या गुजरात में ऐसा हो पाएगा? चुनाव को कंपेयर करना बहुत भाई साहब, आप वहां है नहीं, जमीन पर आपका कोई लीडर नहीं गया। पूरा संगठन है नाविका जी, पूरा संगठन है। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी की बहुत बड़ा जरूरत नहीं है? सरप्राइज मिलेगा। नहीं, तो आप कह रहे हैं राहुल गांधी की जरूरत नहीं है? आप कल मुझसे लिख के ले लीजिए। आज देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने लिख कर दिया था कि आम आदमी पार्टी जो है गुजरात में 92 से ऊपर सीट्स लेगी। आज मैं आपको लिख कर देता हूं कि कल आप देख लीजिएगा, एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। सभी एग्जिट पोल प्रेडिक्शंस जो है फेल होंगे और कांग्रेस बहुत बेहतरीन तरीके से गुजरात में परफॉर्म करे। आशुतोष जी, ये जो ज्ञान के चक्षु कांग्रेस पार्टी के खुल रहे हैं, इसमें कोई दम है? आपने म्यूट किया है। देखिए नाविका जी, मेरे को भी एक समय अगर दें। कांग्रेस पार्टी अगर अरविंद केजरीवाल से कुछ सीखना चाहती है तो जिस तरीके से एग्रेसिव कैंपेनिंग वो करते हैं, जिस तरीके से मुद्दों को स्टैब्लिश करते हैं, वो कांग्रेस पार्टी को सीखना चाहिए, ना कि लिखकर क्या देते हैं उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मैं अभी भी बहुत जल्दबाजी में नहीं करना चाहता, लेकिन गुजरात का जो असेसमेंट है वो इस आधार पर नहीं होगा कि वहां कांग्रेस पार्टी को 30 सीटें मिलती है, 40 सीटें मिलती है। 2017 में गुजरात कांग्रेस पार्टी को 77 सीटें उसने दी थी और ये उम्मीद की थी कि अगले 5 साल कांग्रेस पार्टी मेहनत करके सत्ता से बीजेपी को बाहर कर सकती है। आप अगर 40 सीट पाने पर अगर आप खुश हो जाते हो तो भगवान आपका भला करे। अगर आप 30 सीट पर खुश हो जाते हैं, नंबर 2 बनने में अगर आप कामयाब होते हैं तो आपको भगवान आपका भला करे। लेकिन जरा ये देखिए कि एक पार्टी जो पिछले 1 साल में वहां कोशिश करती है और आज वो ट्रायंगुलर फाइट कर देती है, तो ये उसकी बहुत बड़ी कामयाबी है। 2027 में खुदा ना खास्ता वहां कांग्रेस पार्टी दिल्ली की तरह ना हो जाए, मुझे चिंता इस बात तो की। सरकार बनाएगी गुजरात में। सिरसा जी, मेरा सवाल यही है, तो आपको मुबारकबाद अभी दे एमसीडी देता में ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट नहीं हुआ, बीजेपी को हुआ नुकसान, एमसीडी से हाथ धोना पड़ा। क्या गुजरात में चाबी ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट के ऊपर ही निर्धारित है? नहीं नाविका जी, बिल्कुल नहीं। हम कांग्रेस के साथ स्टेट फाइट में भी पिछले 15 साल से निरंतर जीतते आ रहे हैं। पहले आपको ये जरूर याद रखना होगा। हाँ, कांग्रेस ने अपने वोटर के साथ धोखा किया दिल्ली में, वो अलग बात है। कांग्रेस ने गुजरात के वोटर के साथ धोखा किया, वो भी अलग बात है। अपने कार्डर को भी बीच में छोड़ गए और अपने लीडरों को कह दिया कि चुपचाप आम आदमी पार्टी को वोट डलवा दो, हमारा गुजरात में इनके साथ पैक्ट हो गया, ये गुजरात खाली कर रहे हैं और इसलिए आपने दिल्ली की वोट सब इनको डलवानी है। वो एक अलग विषय हो सकता है। किस आधार पे कह रहे हैं आप ये आप मनगढ़ंत कहानियां क्यों बनाते हैं, क्यों देश को गुमराह करते हैं? अरे भैया, अब रुक तो किस आधार पे आपने कहा कि हमने पदयात्रा कर रहे हो तो राह दिखाओ ना भाई, अभी राह दिखाइए अपने पार्टी आधार को। भी बता देते हैं ना, तो मैं आधार भी बता देता हूं ना। आधार देख लीजिए ना, 4 सीटें जब आपके पास आ रही हैं गुजरात के अंदर, अचानक अरविंद केजरीवाल रातों रात गायब हो जाते हैं। जो सीटें लिखकर देते थे हमारी, सॉरी माफ करना, हिमाचल में जो लिखकर दे रहे थे कि हमारी हिमाचल में सरकार बनेगी, अचानक अपने लोगों को वहां से विड्रॉ कर लेते हैं और कांग्रेस दिल्ली से अपने लीडरों को विड्रॉ कर लेती है। अब बता दीजिए दिल्ली में कौन सा नेता चुनाव लड़ने के लिए आया? मैं आपको पिछले चुनाव की आपकी सारी हिस्ट्री बताता हूं। राहुल गांधी भी दिल्ली में आया था। सेठी जी क्या आगे ना बात पे मान के ना सीरियस इल्जाम है, इस नेशनल चैनल पर मान के लगा रहे हैं, मान गए इन्होंने विड्रॉ किया, ये मान के आपके सामने, इनको कैसे पता विड्रॉ हुआ? नाविका जी मुझे 10 सेकंड दीजिए प्लीज। सेठी जी, नाविका जी मेरी बहन, मुझे एक मिनट मेरी बात रखने दीजिए। नाविका जी बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं, आपने एक इल्जाम लगाया है सेठी जी का रिस्पॉन्स। कब बताया था अरविंद केजरीवाल ने हम विड्रॉ कर रहे हैं? इन्होंने खुद माने अभी यहाँ पे। नहीं, मेरे को प्लीज बोलने दीजिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप वोट ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं? अगर कांग्रेस एक मिनट मेरे को देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी की जनता इतनी बात मानती है कि भी आप मेरा वोट इनको दे दीजिए, वो अपने लिए नहीं मांगेंगे। ऐसा कभी वोट ट्रांसफर होता है? ये तो मजाक, ये इसी तरह से वोट ट्रांसफर होती है कभी करी गई यहाँ पे। ये अलग दुनिया में कभी वोट ट्रांसफर होता है। कांग्रेस पार्टी खुद जो है शून्य पे है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि गुजरात के अंदर आप देखिए ना, मिलकर ही तो लड़ रहे हो यहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी ने ये
एक्सेप्ट करा कि उनका फेलियर है। 3 मुख्यमंत्री चेंज कर दिए। मुख्यमंत्री चेंज करने का मतलब ये है कि मुख्यमंत्री सही काम नहीं कर रहा, मुख्यमंत्री सही काम नहीं कर रहा। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का फैक्टर चल रहा है, प्रधानमंत्री जी का फैक्टर दिल्ली में नहीं चल रहा। रोक रही हूँ आपको सेठी साहब और सिरसा जी। दिल्ली से दीपक कुमार जैन का सवाल आ रहा है। पब्लिक का शो है, सवाल पब्लिक पूछती है और पब्लिक पूछ रही है, क्या आम आदमी पार्टी के सामने कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है? जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। देखिए, आम आदमी पार्टी जंग में तो है ही नहीं। आज मैं वोटर्स की, जब आपके जर्नलिस्ट वोटर से बात कर रहे थे, तब वोटर्स कर रहे थे ये फ्री मिल गया, बिजली फ्री मिल गई, पढ़ाई फ्री मिल गई, और हमने जो अस्पताल फ्री मिल गए। तो ये फ्री इसीलिए दे पाए क्योंकि हमने जो है अस्पताल बनाए थे, स्कूल बनाए थे, हमने जो है पावर स्टेशंस बनाए थे। तो डेवलपमेंटल, देखिए डेवलपमेंटल आगे क्या होगा भाई साहब? ये जो फ्रीबीज की पॉलिटिक्स है, इसमें बीत गई सो बात गई, आगे बिल्कुल क्या होना बिल्कुल। है? देखिए आगे जो है, हमने देश बनाया था, आगे भी बनाएंगे, हम लोगों तक जाएंगे, हम उन मुद्दों को लेकर आएंगे जिसमें लोगों की भलाई है। एक और सवाल, एमसीडी चुनाव में केजरीवाल ने जो वादे किए, क्या उससे पूरा करेंगे या केंद्र पर आरोप ही लगाएंगे? ये सवाल आया है पब्लिक से। सेठी जी इसका जवाब दीजिए, क्योंकि अब तक तो हर बार यही था कि हमें तो बीजेपी कुछ करने नहीं देती, राज्य हमारा है, पुलिस इनकी है, तमाम इधर उधर के बहाने। अब वादे पूरे होंगे? इसके नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली होंगे। इसके बावजूद भी काम से रोका गया, लेकिन काम किया है। जो रिजल्ट्स हैं डिलीवर करे हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे दूसरी चीजें हो। एमसीडी की तरह कूड़े के पहाड़ नहीं बनाए। चलिए, जो पटरी लगाने दिल्ली वाला दुकानदार है, दिल्ली के लिए आज ऐलान कर दिया सेठी जी ने, परमिंदर सेठी जी ने ऐलान कर दिया कि कूड़े के पहाड़ हट जाएंगे। जैसे जमुना साफ हो गई है, कूड़े के पहाड़ भी हट जाएंगे। एक और सवाल पब्लिक का, इंदौर से अंजनी कुमार शर्मा का सवाल है, ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस वोट नहीं जोड़ पा रही? देखिए जिंदल जी, देखिए, भारत जोड़ो यात्रा केवल राजनीतिक यात्रा नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा संदेश है पूरे देश के लिए। और संदेश तो जा नहीं रहा। रही बात वोट की, अभी गुजरात का कल परिणाम है, हिमाचल प्रदेश का परिणाम है, वो आप सबके सामने साफ हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह ये संदेश पूरे समाज में जा रहा है और किस तरह से लोग कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़ते जा रहे हैं। ह्यूमन राइट्स, इस तरह की यात्रा है। तो रोज रोज राहुल गांधी पॉलिटिकल बयानबाजी क्यों करते हैं और इस पॉलिटिकल बयानबाजी का चुनावों पे असर भी नहीं पड़ता? तो ये तो दोनों तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। राहुल गांधी के जो थिंक टैंक अगल बगल में है, वो उनको जो सुझाव देते हैं वो बिल्कुल राजनीति की जो सच्चाई है उसके विपरीत है। देखिए, कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से प्रत्यक्ष नुकसान नहीं है। जिस राज्य में बीजेपी अकेले है वहां कांग्रेस है, भले चुनाव हारे लेकिन वहां कांग्रेस का अस्तित्व है। जहां तीसरी पार्टी आई है उसने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है। क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है या ममता और वामपंथ ने पहुंचाया? बिहार में लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस को खत्म किया, उत्तर प्रदेश में बसपा और सपा ने खत्म किया। लेकिन ये जो देश भर के ये एजेंडाधारी बीजेपी और मोदी विरोधी हैं, इन्होंने राहुल गांधी को कहा है कि आप एकदम नरेंद्र मोदी के खिलाफ वातावरण है देश में, आप बिल्कुल एक एजेंडा सेट करो कि मोदी के खिलाफ आप ही हो, पूरे वोट का ध्रुवीकरण आपको हो जाएगा। और वही कर रहे हैं और कांग्रेस जा रही है। लेकिन शरद पवार जी ने, आपको याद होगा, पिछले साल एक टिप्पणी की थी कि कांग्रेस उस पुराने जमींदार और राजा की तरह है जिसके सारे राजपाट और जमीन खत्म हो गए, लेकिन वो देख देख के कहती है कि ये जमीन कभी मेरा ही था, ये घर कभी मेरा ही था। शरद पवार जी ने टिप्पणी की, वही लोकेश जिंदल जी कह रहे हैं। और एक मिनट में 2 पॉइंट में और कहना चाहूंगा। देखिए, दिल्ली में पहली बार भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण विपक्ष के रूप में आई है। अभी तक वो आधा विपक्ष थी एमसीडी में नहीं होने के कारण, और एक बड़ी संख्या में एमसीडी में आई है। वो स्थिति विधानसभा की नहीं थी। वो दूसरी बात ये जो यहां दिल्ली की हमको समझने की आवश्यकता है कि अब अरविंद केजरीवाल, जैसे आपने कहा, वो बहाना नहीं बना सकते हैं कि एमसीडी में अब मैं नहीं हूं। सुनिए, अब जो अगला चुनाव होगा वो 100% परफॉर्मेंस पर होगा, और 3 जो विकराल चुनौती है, कूड़े के पहाड़, जहरीला वातावरण और जमुना का जहरीला पानी, ये 3 आने वाले समय जवाब नहीं। तो आशुतोष जी, क्या इस बात को यूं समझा जाए कि अब ऑपोजिशन में रहना ही एक अपॉर्चुनिटी है
और जो सत्ता में आता है उसे तो बहुत दुखी हो जाना चाहिए कि कल से काम करना पड़ेगा। क्या ये संदेशा आ रहा है? फिर आप म्यूट कर देते हैं। देखिए, पहले तो मैं अपने मित्र अवधेश कुमार जी को बताना चाहता हूं कि देखिए, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी उसी तरीके के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिस तरीके के एक्सपेरिमेंट अटल बिहारी वाजपेयी क्या करते थे। एकात्म मानववाद से गांधीयन सोशलिज्म से फिर हिंदुत्व। तो ये अगर ये भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी को कोई अधिकार था, तो राहुल गांधी को भी अधिकार है। राजनीति में इस तरीके की चीजें चलती रहती हैं। दूसरी बात, ये जो पूरी की पूरी लड़ाई आज की तारीख में है, वो लड़ाई इस बात को लेकर ये है कि दरअसल कांग्रेस पार्टी अभी ये समझ नहीं पा रही है कि उसको करना क्या है। और मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल से एक चीज सारे राजनीतिक दलों को सीखनी चाहिए कि किस तरीके से आप एग्रेसिव होके दिन दूनी रात चौगनी मेहनत करके आप अपना विस्तार कर सकते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास आरएसएस का संगठन था, कांग्रेस पार्टी के पास अखिल भारतीय जो आजादी की लड़ाई थी उसकी लेगेसी थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल को अपनी पार्टी को नए सिरे से बिल्कुल शून्य से शुरू करना था। उसके बावजूद अगर वो पंजाब में अपनी सरकार बना लेते हैं, दिल्ली में अपनी सरकार बना लेते हैं, एमसीडी जीत जाते हैं, तो सीखने की बात है। और आज गुजरात में जो स्थिति पैदा की वो भी सीखने की बात है। महत्वपूर्ण सवाल यह कि अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं, अगर आप सड़कों पर घूमना नहीं चाहते हैं, तो आप कैसे अपनी पार्टी खड़ा करेंगे? बिल्कुल। और मैं गुजरात की एक और चाबी, गुजरात की एक और सीक्रेट चाबी है जो पाटीदारों की पार्टी है, ये 12 सीटों की जो चाबी है ये किस बात पर निर्भर है? और क्या वो 14 सीट जो शुरू में हमने बताया 2% वाले फासले वाली थी, जो 19 सीट मुस्लिम बहुल इलाके वाली थी, और ये 12 सीटें जो पाटीदार इलाकों में जिनकी वजह से नुकसान बीजेपी को हुआ था, क्या ये 3 क्लस्टर्स में छुपा है बीजेपी की रिकॉर्ड विक्ट्री का राज? तड़ित जी देखिए नाविका जी, बहुत साफ है वहाँ पर भी कि पिछली बार अनामत आंदोलन था 2017 के चुनाव की बात करें तो उसका बेनिफिट एक सीधा कांग्रेस को मिला। खास तौर पे आपने देखा होगा हार्दिक पटेल चले गए थे, हार्दिक पटेल चले गए थे। अब वो हार्दिक पटेल बीजेपी में है। जी। इसके अलावा सौराष्ट्र की लगभग 30 सीटों पर जो एक खिलाफत थी बीजेपी के खिलाफ, वो पाटीदार आंदोलन के साथ साथ भुनाने की कोशिश की गई और उसका बेनिफिट मिला कांग्रेस को। बीजेपी 23 पे रुक गई और कांग्रेस जो है 30 सीटों पर जाके रुकी। ये एक बेनिफिट मिला। अब ये है कि वो अनामत आंदोलन खत्म हो चुका है, उसके अधिकतर लीडर्स कहीं ना कहीं शिफ्ट हो चुके हैं। हार्दिक पटेल बीजेपी में आ गए, अल्पेश कथेरिया और दूसरे जो सज्जन हैं वो सूरत से, वो चले गए हैं आम आदमी पार्टी में। अब इसके बाद एक कहा जा रहा है कि पटेल वोट कहाँ जाएगा, तो या वापसी करेगा बीजेपी? पटेल वोट छोड़िए, यहाँ मनीष सिसोदिया ने एक नया इमरजेंसी का बात कर दी है यहाँ पर, और मनीष सिसोदिया की अभी हाल ही में ट्वीट आई है। ब्रेकिंग न्यूज, मनीष सिसोदिया कह रहे हैं बीजेपी का खेल शुरू हो गया, हमारे नव निर्वाचित पार्षदों के पास फोन आने शुरू हो गए हैं, हमारा कोई पार्षद बिकेगा नहीं, हमने सभी पार्षदों से कह दिया है कि इनका फोन आए या ये मिलने आए तो इनकी रिकॉर्डिंग कर लें। तो मनीष सिसोदिया ने फिर जंग का बिगुल बजा दिया है। और सिरसा जी से मैं पूछना चाहूंगी, सिरसा जी पहले ही इल्जाम शुरू हो गए, अभी तो शायद ईवीएम और सर्टिफिकेट आए नहीं, क्या कहेंगे मनीष सिसोदिया जी पहले ही उंगली उठा रहे हैं बीजेपी पे? देखिए, कोई नई बात तो है नहीं है, हम तो पहले दिन से ही कहते हैं इनके पास यही एक काम है कि क्या करना शुरू कर देंगे। ये तो सिर्फ और लड़ने के लिए आए हैं, काम करेंगे नहीं, क्योंकि पैसे इकट्ठे करने हैं या काम करना, दोनों में से एक ही काम कर सकते हैं, तो ये तो पैसे इकट्ठे करेंगे। अब ये कैसे मैसेज देंगे कि हम काम नहीं कर पा रहे? ऐसे ही अब देखिए, अभी से डालना शुरू कर दिया, हमारे पार्षद खरीद रहे हैं, हमारे पार्षद बिकाऊ नहीं है। आज भी जब तुम्हारे पार्षद बिकाऊ ही नहीं है नविका जी, जब पार्षद बिकाऊ ही नहीं है तो खरीदेगा कौन? अब मान लीजिए आप एनडीटीवी पे हैं, और सॉरी इस पे माफ करना, टाइम्स नाउ पे हैं, तो अब मान लीजिए आप कह दें कि एनडीटीवी की तरह हमारा भी चैनल बिकाऊ है। अरे भाई, उसके शेयर बिकाऊ थे तो अगले ने खरीद लिए, अब आपके बिकाऊ ही नहीं होंगे। हमारा चैनल बिल्कुल सेल पर नहीं है, कोई खरीद नहीं सकता, ना इस चैनल को ना इस चैनल के पत्रकारों को। लेकिन परमिंदर सेठी जी पहले भी ये इल्जाम लगाया गया था और कहा था कि फोन पर रिकॉर्डिंग हो चुकी है, आज तक वो सबूत तो सामने आए नहीं। अब इस नए आरोप के सबूत आएंगे क्या?
नहीं, इसके पीछे बड़ी स्ट्रांग रीजन है। इसके पीछे बड़ी नहीं, कभी स्ट्रांग नहीं रीजन आएंगे, है। झूठ कैसे अभी बोलते हो नेशनल टीवी पे मैं कहीं बैठा हुआ था, आदेश गुप्ता जी ने कहा कि जो एमसीडी के अंदर अगर इनकी जीत भी हुई है, लेकिन जो एमसीडी के जो कॉर्पोरेटर हैं उनकी आत्मा जागेगी और मेयर हमारा ही बनेगा। यहां तो ये सीबीआई भेजेंगे या ईडी भेजेंगे या पैसे का संदूक भेजेंगे। इस तरह की जो कोशिशें हैं कई स्टेट्स पर अगर सबकी आत्माएं दुरुस्त हो, अगर सबकी आत्माएं दुरुस्त हो तो अवधेश कुमार जी कोई खतरा है किसी को? नहीं, तो ये तो आपको याद है मनीष जी ने स्वयं कहा था कि भाई मेरे पास फोन आया कि तुमको मुख्यमंत्री बना देंगे, तुम तोड़ के चले आओ 63 और दबाव डाल रहे थे अगर बीजेपी ये काम करे तो किसी राज्य में विपक्ष की सरकार हो ही नहीं। पहले ईवीएम को कर दे, उसके बाद सीबीईडीआई से सबको चेंज कर दे। देखिए ये क्या है कि एक डर का मनोविज्ञान है, चूंकि थीन मेजोरिटी है और वहां दल बदल कानून लागू नहीं है। अगर एमसीडी के मेयर के रूप में इन्होंने अच्छे नाम को खड़ा नहीं किया और बीजेपी ने कुछ ऐसे को खड़ा कर दिया तो यह संभव है कि मेयर दूसरा बन जाए। तो अभी से एक आधार भूमि बनाने की जरूरत है। आप जो कह रहे हैं तो दर्शकों पता नहीं संकेत किसका है, क्या पिक्चर अभी बाकी है पता नहीं, लेकिन आज मेरा नजरिया सिर्फ इतना है कि लोकतंत्र की ताकत यही है कि यहाँ सत्ता किसी की जागीर नहीं होती। कभी कांग्रेस का कोई चैलेंजर मुश्किल से होता था, आज कांग्रेस को अपनी साख बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। कल जब गुजरात और हिमाचल का नतीजा आएगा तो ये सिर्फ 2 राज्यों का नतीजा नहीं होगा, ये आने वाली राजनीति की भविष्यवाणी भी होगी। एग्जिट पोल्स में एक और मोदी मैजिक बरकरार रहने का संकेत है तो दूसरी ओर पब्लिक अब विपक्ष के नए चेहरों पर भरोसा करना सीख रही है। और अगर आप देखें तो रीजनल पार्टीज देख लीजिए, ममता बनर्जी बंगाल से बाहर कुछ भी नहीं, नीतीश कुमार बिहार से बाहर कुछ भी नहीं, टीआरएस के केसीआर तेलंगाना से बाहर कुछ भी नहीं। क्या अरविंद केजरीवाल चुनौती देंगे एक राष्ट्रीय लेवल पर? और दूसरी बात, क्या बीजेपी प्रो इनकम्बेंसी का एक नया चैप्टर लिख रही है भारत की राजनीति में? आज यही है पब्लिक का सवाल और यही है कल के नतीजों की सीख। इन्हीं सवालों के जवाब मिलेंगे और कल हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। सुबह 6 बजे से लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। क्या होने वाला है, क्या हो सकता है और सबसे तेज रिजल्ट सिर्फ टाइम्स नाउ नव भारत पर। लेती हूं आपसे इजाजत, नमस्कार।